Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about three major kingdoms of South India during our medieval period. ओके सो ये जो संगम एज हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, संगम एज के टाइम पीरियड में जब जिस पीरियड को हम संगम एज कहते हैं उस टाइम पे हमारे एक सेकेंड हमारे साउथ इंडिया के अंदर जो हैं वो तीन एम्पायर्स थे, ठीक है। वो हैं चोलास, चेरास और पांड्यास, ठीक है। सो ये तीन एम्पायर्स हमारे साउथ इंडिया के अंदर हैं। सो आप इनकी एक बार लोकेशन देख लो। ये जो कावेरी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, यहाँ पर है चोला एम्पायर, ठीक है। और ये जो रीजन है नीचे ये पांड्यास का है और यहाँ पे चेरास ने रूल किया था, ठीक है। सो ये तीन डायनेस्टीज़ हैं। हम एक एक करके सारी डायनेस्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चोल डायनेस्टी की। 8th से लेके 12th सेंचुरी में इस पूरे एम्पायर ने रूल किया था, ठीक है। और बाद में पांड्यास जो हैं वो इनके, देखो ये जो तीन डायनेस्टीज़ हैं इनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, ठीक है। सो कभी किसी एम्पायर का रीजन किसी और डायनेस्टी ने कैप्चर कर लिया और कभी किसी और ने। सो ये सारी फाइट वगैरह इनके बीच में चलती रहती थी, ओके। चलिए सो ये जो चोल डायनेस्टी है जब 12th सेंचुरी का एंड होता है और 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है, उस टाइम पे जो पांड्यास हैं वो इनके रीजन के अंदर आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए सो हम चोल डायनेस्टी को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसकी लोकेशन आप देख लेना। ये कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर के आसपास का जो फर्टाइल रीजन है यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, ठीक है। सो और ये जो पूरा आपको रीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर चोल डायनेस्टी ने रूल किया था, ओके। चलिए सो ये जो एम्पायर है इसको हम समुद्री साम्राज्य भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है मैरीटाइम एम्पायर, क्योंकि जो इसकी बाउंड्री है वो ओशियन के साथ लगती है, ठीक है। इन तीनों एम्पायर्स की बाउंड्री ओशियन के साथ लगती है, इंडियन ओशियन, ओके। चलिए एंड चोल डायनेस्टी इज़ वन ऑफ द 3 क्राउंड किंग्स ऑफ तमिलाकम। तमिलाकम के अंदर तीन जो जिनको हम क्राउंड किंग्स मानते हैं उस रीजन के साउथ इंडिया के, उनमें से चोल डायनेस्टी एक है, दूसरी है चेरास और तीसरे हैं पांड्यास, ठीक है। चलिए हार्टलैंड ऑफ द एम्पायर वॉज फर्टाइल वैली ऑफ कावेरी रिवर। सो कावेरी रिवर जो है उसके आसपास का जो रीजन है वो हम कह सकते हैं इनके एम्पायर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा था, ठीक है। चलिए हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है इस डायनेस्टी के बारे में, तो हमें जो संगम एज के टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि देखो संगम जो पीरियड था उसके अंदर लिटरेचर भी लिखी गई थी। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर संगम एज को डिटेल में डिस्कस किया। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लेना, ओके। चलिए सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। सो जो चोल डायनेस्टी है इनके बारे में जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना वो एक तो तमिल लिटरेचर से मिलती है, क्योंकि आपको पता है ये जहाँ पे ये रीजन है सो वहाँ पे तमिल बोली जाती है और तमिल बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, आज की लैंग्वेज नहीं है। और कई बार ऐसा भी माना जाता है, देखो ये जो बात है ये बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है इस पर, कि तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और संस्कृत बाद में आई है, ठीक है। और हम ये मानते हैं कि संस्कृत बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, तमिल बाद में आई है। सो ये बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, पता नहीं है, लेकिन तमिल भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। ओरल ट्रेडिशंस, रिलीजियस टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, इन सब से हमें इस डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इनफैक्ट कॉइन से भी मिलती है, ठीक है। चलिए इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनकी लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा दो डायनेस्टीज़ के साथ होती थी, जो बाकी पांड्यास हैं और जो चेरा डायनेस्टी है उनके साथ, और इसके अलावा श्रीलंका के साथ भी इस डायनेस्टी के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है। चलिए सो इस पूरी जो चोल डायनेस्टी है इसकी हिस्ट्री को हम 4 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हैं अर्ली चोलास ऑफ द संगम लिटरेचर। जब संगम पीरियड था, जिस टाइम पे संगम लिटरेचर को लिखा गया, सबसे पहले हम इस पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो ये हो गया फर्स्ट पीरियड। उसके बाद जो सेकंड है इसमें जब संगम चोलास का डिक्लाइन होता है, जैसे जैसे संगम पीरियड का डिक्लाइन होता है, सो ये सेकंड पीरियड में आ गया। और थर्ड है राइज ऑफ इंपीरियल मिडिवल चोलास अंडर विजयालय। सो ये एक किंग हैं, इनके अंडर में इंपीरियल मिडिवल चोलास का राइज होता है, ये थर्ड पीरियड के अंदर आता है। और फोर्थ पीरियड के अंदर आते हैं लेटर चोल डायनेस्टी, ठीक है। सो ये 4 पीरियड्स के अंदर हम पूरा ये जो चोल साम्राज्य है इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं
ओके इन्होंने देखो जो चोल डायनेस्टी के या इस एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इनफैक्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को भी पढ़ेंगे, उनके नाम वगैरह हमें याद करने होंगे, ठीक है। चलिए, इन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड सदर्न थाईलैंड को भी इन्वेड किया था। देखो जितने भी ये रीजन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया के साथ लगती हैं और इसके अलावा श्रीलंका, ठीक है। सो इन सभी रीजन्स पर भी इन्होंने अटैक किया था, इन्वेड किया था। इनफैक्ट हमें ये भी एविडेंस मिलता है कि एक चोला किंग ने 14 प्लेसेस को कैप्चर किया, प्लंडर्ड किया। मीन्स ये लोग जाते थे, अटैक करते थे, वहाँ से जो भी सामान वगैरह होता था उसको लूट कर वापस ले आते थे। देखो इसका जो एग्जांपल है, जब आप थाईलैंड जैसी कंट्री, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ के आर्किटेक्चर को देखोगे ना, उस पर हमारे इंडिया का इन्फ्लुएंस मिलता है, ठीक है। सो इससे हम ना हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के टेम्पल्स हमें हमारे साउथ इंडिया के मिलते हैं उसी तरीके का आर्किटेक्चर हमें इन सब कंट्रीज़ में मिलता है। ओके, सो कभी आप नेट पे सर्च करके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि हम तो साउथ इंडिया के ही आर्किटेक्चर को देख रहे हैं या उसी टाइप के टेम्पल्स देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के जब देखो जब अटैक्स वगैरह होते हैं या ट्रेड रिलेशंस होते हैं हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो कल्चर है, जो आर्किटेक्चर है, उसका भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा। चलिए, कावेरी रिवर को ये लोग पोनी भी बोलते थे और इस रिवर को ये लोग गोल्डन रिवर मानते थे, क्योंकि आपको पता है रिवर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके आसपास का रीजन एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा, ठीक है, और साथ ही वाटर की फैसिलिटी होगी, तो रिवर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है, ठीक है। चलिए, एंड आपको पता है कि ओशन के साथ ये जो पूरा एम्पायर है इसकी बाउंड्री लगती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पोर्ट टाउन तो होंगे ही, ठीक है। आप एक पोर्ट टाउन का नाम याद रखना जिसका नाम है नागपट्टिनम, ठीक है। बाकी आप याद ना भी रखो क्योंकि ये ना वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, आपको इतने याद रहेंगे भी नहीं। सो एक दो आप इंपॉर्टेंट नाम याद कर लो ताकि आप आंसर्स लिखो तो उसमें मैंशन कर सको, ठीक है। चलिए, ओके, सो देयर कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स विद अदर फॉरेन लैंड्स इन्फ्लुएंस्ड देयर लोकल कल्चर। ऑब्वियसली हमने अभी बात की है कि इनके कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स भी थे बाकी फॉरेन लैंड्स के साथ। ओके, सो इस वजह से ये सारी चीज़ें उनके लोकल कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि हमें हमारा आर्किटेक्चर ही उनकी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, वहाँ की जो आर्किटेक्चर है, कल्चर है, वो भी अडॉप्ट किया गया हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। चलिए, इम्पीरियल चोला एरा वॉज गोल्डन एज ऑफ तमिल कल्चर। तमिल कल्चर की गोल्डन एज माना जाता है इम्पीरियल चोला एरा को, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया था 4 पीरियड्स के अंदर। सो ये जो 3rd पीरियड है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तमिल ग्रामर पर एक वर्क लिखा गया था इस पीरियड के अंदर जिसका नाम है ननूल, ठीक है। ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक दो टर्म्स आपको इस तरीके से याद रखनी है, ओके। अब हम बात करते हैं इनके रिलीजन की। ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, लेकिन एक और कंट्रोवर्सी है, जो प्रेजेंट टाइम की तमिल फिल्म और एंटरटेनिंग इंडस्ट्री है वो ये मानते हैं कि जो चोल्स हैं वो नॉन हिंदू थे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। सो अब ये जो चीज़ है ये अपने कल्चर को या अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने वाली बात है या किस टाइप से है, ठीक है। सो कैसे भी हो सकता है, क्योंकि देखो आज प्रेजेंट टाइम पे रिलीजन के ऊपर जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है ना, सो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी है, अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आने लगे हैं, ठीक है। सो जो तमिल इंडस्ट्री है वो ये मानती है कि ये लोग नॉन हिंदू हैं, लेकिन हमें बहुत सारे एविडेंसेस से ये पता चलता है कि ये लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, गोल्डन एज ऑफ चोला पीरियड अंडर राजेंद्र चोला रूल। ओके, सो अगर हम देखें कि चोला पीरियड की गोल्डन एज किस टाइम को हम माने, सो यहाँ पे एक किंग रूल करते हैं जिनका नाम है राजेंद्र चोला, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट किंग हैं इस डायनेस्टी के, और इन्होंने जब रूल किया था, जब इनका टाइम पीरियड था, सो उसको हम गोल्डन एज मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सिंबल की। देखो जो तीनों डायनेस्टीज़ हैं इनके अलग अलग सिंबल्स हैं, ओके। जो इस डायनेस्टी का सिंबल है, मीन्स जो चोल डायनेस्टी का सिंबल है वो है जंपिंग टाइगर का, ठीक है। जंपिंग मतलब एक जंप करता हुआ टाइगर जो है वो इनका सिंबल है। चलिए, सो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं जो इनके टाइम पीरियड के अंदर, मीन्स जब चोल डायनेस्टी थी, इन्होंने बनवाए थे, ओके। सबसे पहला है बृहदेश्वरा टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। दूसरा है राजा राजेश्वरा टेम्पल,
एंड गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ठीक है, ये 3 टेम्पल्स हैं जो चोल एम्पायर ने या फिर इनके टाइम पीरियड के अंदर बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, इनके नाम याद रख लेना। ओके, और आपको देखो नाम याद रखने की एक ट्रिक है, आप इनका नाम सर्च करना, ठीक है, और नेट पे जाके इस टेम्पल की फ़ोटो देख लेना। फ़ोटो देखने के बाद थोड़ा सा 1-2 लाइन इनके बारे में रीड कर लेना, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह देखने से हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहती हूँ एक बात जो आपको याद रखनी है, आपने भगवान शिव जी का एक अवतार है नटराज का, ठीक है, नटराज की फ़ोटो आपने देखी होगी, कई बार हमारी बुक्स, नोटबुक्स या फिर जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके ऊपर बनी हुई होती है। ठीक है, जिसपे वो मतलब इस पिक्चर के अंदर वो तांडव डांस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो इमेज है ये चोल पीरियड की है। ठीक है, और ये स्कल्पचर हमें इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड का मिलता है। ठीक है, सो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी पहले चोल डायनेस्टी के बारे में वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। सो आप फिर से एक बार लोकेशन देख लो, यहाँ पर चोल डायनेस्टी ने रूल किया था। ठीक है, अब हम सेकंड कवर करेंगे। चलिए, दूसरा है चेर डायनेस्टी। ठीक है, ओके, सो ये भी संगम एज तमिल डायनेस्टी है, जिस टाइम पर चोल डायनेस्टी रूल कर रही थी उसी टाइम पीरियड की डायनेस्टी है। ठीक है, इन्होंने वेस्टर्न घाट्स के आसपास वाले रीजन में रूल किया था। अब मैं आपको बताती हूँ, हम थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चलिए मैप के थ्रू समझेंगे, एक सेकेंड। सो यहाँ पर हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ये माउंटेन रेंजेस ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, सो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही इस रीजन के अंदर ये वाला जो चेल डायनेस्टी है इसने रूल किया था। ओके, चलिए, सो हमने लोकेशन देख ली। अब हम बात करते हैं, देखो ये भी जो 3 क्राउन्ड किंग्स हैं तमिलाकम के, उनमें से एक ये भी है, ये हमने देख ही लिया, पहले भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इनको जो भी प्रॉफिट्स मिलते थे वो मैरीटाइम ट्रेड से मिलते थे। इनका ट्रेड होता था सबसे ज़्यादा रोमन एम्पायर के साथ, क्योंकि आप इनकी लोकेशन देखो एक बार। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो रोमन एम्पायर है इस रीजन के अंदर। ठीक है, सो इनका ट्रेड सबसे ज़्यादा रोमन एम्पायर के साथ होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दे गवर्नड द एरिया ऑफ मालाबार कोस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न केरला एंड कोंगू रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। सो इन सब रीजन्स के अंदर इन्होंने रूल किया था, या आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो वेस्टर्न घाट्स के साथ ही ये मालाबार कोस्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न केरला वाला पार्ट आपको पता है, क्योंकि मैप देखने से आपको सारी लोकेशन तो याद हो ही गई होंगी। एंड एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपको इंडिया के हर एक पार्ट की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके, सो जो इनका सिंबल है वो एरो का है, वो और एरो इनका एम्बलम है। ठीक है, ओके, ये जो किंग्स हैं इस डायनेस्टी के, उनको केरला पुतास भी कहा जाता है, मीन सन्स ऑफ केरला कहा जाता है। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ओके, अब हम इनके वर्ड के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हमें क्या क्या अलग अलग डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ऐसा माना जाता है इस वर्ड को चैरल से डेराइव किया गया है। चैरल वर्ड का मतलब है डेक्लिविटी ऑफ अ माउंटेन, मीन्स माउंटेन की ढलान। डेक्लिविटी का मतलब होता है ढलान। ठीक है, सो उसको कहते हैं चैरल, और वहीं से ही इस वर्ड को डेराइव किया गया और इनका नाम रख दिया चेरा डायनेस्टी। ठीक है, ओके, क्योंकि इनका कनेक्शन है माउंटेनियस टोपोग्राफी से, ऐसा माना जाता है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि ये जो वर्ड है इसको चेर, मीन्स चेर वर्ड का मतलब है सैंड, और आलम का मतलब है रीजन, यहाँ से डराइव किया गया है, जिसका मतलब है स्लशी लैंड, मीन्स जो दलदल वाली जो लैंड होती है उसको कहते हैं। ओके, तीसरा ये बताया गया है कि ये एक द्रविडियन वर्ड जिसका मतलब है चेरन। चेरन वर्ड का मतलब है आइलैंड। ठीक है, और ये क्लासिकल तमिल नेम है श्रीलंका का। श्रीलंका को इस वर्ड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए, सो ये हमने बात कर ली अलग अलग जो मतलब कि अलग अलग वर्ड से इनका मीनिंग कैसे डराइव किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स फाउंड इन रिवर बेड ऑफ अमरावती इन तमिलनाडु एंड ऑल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम पटानम इन सेंट्रल केरला।
चलिए, सो बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं हमें इनके पीरियड के, जो कि हमें जो अमरावती रिवर है तमिलनाडु के अंदर जो फ्लो करती है उसके रिवर बेड के अंदर, मतलब कि जो रिवर है उसके अंदर नीचे हमें ये सारे कॉइन्स मिलते हैं। और इसके अलावा सेंट्रल केरला से भी हमें बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं। जो इनके टाइम पीरियड के अंदर जो कॉइन्स मिलते हैं वो कॉपर के हैं, सिल्वर के हैं, इनफैक्ट अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है, लेड के कॉइन्स हमें मिलते हैं इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड के अंदर। अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो पेस्टोरल कम एग्रीकल्चर, मीन्स ये लोग एनिमल्स को भी रखते थे, साथ ही एग्रीकल्चर भी करते थे। धीरे धीरे एग्रीकल्चर के अंदर ये लोग ज़्यादा एंगेज होने लग गए। एंड इनका ट्रेड था रोमन्स के साथ, सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था स्पाइसेस का, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न घाट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस हमें मिलते हैं। ओके, और यहीं से ही बहुत सारी जो फॉरेन पावर्स हैं वो हमारे इंडिया के अंदर अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, सो ये स्पाइसेस का भी ट्रेड करते थे। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जिसका नाम है वुड स्टील। ये एक ऐसा स्टील है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया के अंदर ज़्यादा होता था। ठीक है, और इस इनके टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा होता था। ये बेसिकली इससे क्या होता था, जो तलवार होती है, ठीक है, उसकी जो ब्लेड होती है ना वो इससे बनाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टील इतना ज़्यादा वो होता है, कठोर होता है। ठीक है, इस वजह से जो भी जो तलवार होती है उसकी जो ब्लेड है ना वो बहुत ही तेज धार वाली बनती थी। ठीक है, इस स्टील का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। इन्होंने तमिल लिटरेचर को भी काफ़ी प्रमोट किया, साथ ही पटानी कल्ट को भी इन्होंने प्रमोट किया था। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस डायनेस्टी के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी की, उनकी भी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये लोगों ने रूल किया था, इस डायनेस्टी ने, लोगों ने नहीं, लोगों ने ही रूल किया था, किंग्स ने। सो पांड्याज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। ओके, इन्होंने तमिलनाडु के सदर्न रीजन के अंदर रूल किया था। ठीक है, चोलास के डिक्लाइन के बाद, क्योंकि हमने बात की थी 12th सेंचुरी के बाद चोल डायनेस्टी का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम पे जो पांड्या डायनेस्टी है ये रूल में आ गई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके जो वर्ड है उसके बारे में, जैसे हमने चेरा डायनेस्टी की बात की। ठीक है, चलिए चेरा डायनेस्टी। ओके, सो ये जो वर्ड है इसको डेराइव किया गया है एंशियंट तमिल वर्ड से पांडु, और पांडु का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, मीन्स पांडु से वर्ड बना पांड्या, और पांडु का मतलब है ओल्ड। और ये तो हो गया एंशियंट तमिल वर्ड। ये भी माना जाता है कि ये वर्ड संस्कृत वर्ड से आया है। पांडु का मतलब है वाइट और पेल, और कई बार इनको डेजिग्नेट किया जाता है जो पांड्यास थे। ठीक है, जिन जैसे वो जो कौरव और पांड्या थे ना महाभारत के अंदर, ठीक है, उनसे भी इनका कनेक्शन माना जाता है। क्लेम्ड टू हैव बिलोंग्ड टू चंद्रा वंशा। ओके, सो ये ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग ऐसे क्लेम करते थे कि ये लूनर रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया इनके वर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं कहाँ से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन, तमिल ब्राह्मी मंगुलम इंस्क्रिप्शन। ओके, इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है महावंसा, एंड इनको जो ग्रीक ऑथर हैं मेगस्थनीज, ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर है ना उनके कोर्ट के अंदर आए थे, और उन्होंने इंडिका भी लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने भी इस डायनेस्टी का मेंशन किया है। सो ये सारे सोर्सेस हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलिए इन्होंने सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं वो इन्होंने मिंट करवाए थे। इसके अलावा जो इनके कॉइन्स हैं उनके ऊपर हमें फिश का सिंबल मिलता है। अब देखो तीनों डायनेस्टीज़ के अपने अपने सिंबल्स थे। जो चोल डायनेस्टी थी उनका था जंपिंग टाइगर। ठीक है, इससे पहले जो डायनेस्टी थी चेर डायनेस्टी, उनका सिंबल था एरो का, और इनका सिंबल है फिश का। ठीक है, इनफैक्ट इनके जो कॉइन्स थे उनके भी अलग अलग नाम थे, जैसे सुंदरा और सुंदरा पांड्या। ठीक है, कॉइन्स के भी नाम हैं। और स्क्वायर शेप के कॉइन्स हमें मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना स्क्वायर शेप के कॉइन्स, क्योंकि हम जब भी क्योंकि मेजरली हमें ये स्क्वायर शेप नहीं बन रही, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेजरली हमें जो कॉइन्स मिलते हैं वो सर्कल शेप के मिलते हैं, लेकिन इस डायनेस्टी के कॉइन्स हमें स्क्वायर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, सो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर। ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है। ठीक है, और इस
आर्किटेक्चर के अंदर जो हमें टेम्पल्स मिलते हैं वो बहुत बड़े टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें गोपुरम्स भी होते हैं। सो एक मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगी, उसके अंदर आप देखना, वो द्रविडियन आर्किटेक्चर के टेम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए, जिसके अंदर गोपुरम्स, विमाना, सेक्टम, मंडपा, पिलर और स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा भी जितने टेम्पल्स हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। चलिए, सो एक एक करके हम इनके नाम देखते हैं। सबसे पहला है कल्लालगढ़ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, नटराज टेम्पल और वैष्णव नंबी टेम्पल। ये 4 टेम्पल्स नाम याद कर लेना, एक एक बार सर्च कर लेना इंटरनेट पे, फोटो देख लेना, याद हो जाएगा नाम, ठीक है। चलिए, लेटर पांड्या किंगडम फेस्ड एक्सटर्नल इन्वेजन्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत एंड विजयनगर एम्पायर। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब पांड्यास रूल कर रहे थे, ठीक है, अब जो चोल डायनेस्टी उनका डिक्लाइन हो ही गया था, ठीक है। अब जो लेटर पांड्या किंगडम आता है, इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक तो देखो, जो अरब्स थे, जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर आना शुरू कर दिया था। इसके बाद हमारी मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होती है, और मुग़ल डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आती है, ठीक है। सो वो सारा फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, जब पांड्या किंगडम का लेटर पीरियड चल रहा था, उसके अंदर दिल्ली सल्तनत से काफ़ी सारे इन्वेजन्स हुए थे। साथ ही विजयनगर एम्पायर, देखो विजयनगर एम्पायर भी इस पूरी डायनेस्टी के एंड में मतलब कि इनका भी राइज हो गया था। सो विजयनगर एम्पायर से भी इन पे काफ़ी अटैक्स होते थे। विजयनगर एम्पायर को भी हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम देखो साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसके अंदर ये जो संगम एज है, विजयनगर एम्पायर है, ये सब जो चालुक्यास हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो विजयनगर एम्पायर हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो इनसे इनको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। चलिए, अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इनके कुछ की ऑफिशियल्स हैं जो इनके एम्पायर में होते हैं। सबसे पहले युवराजा मीन्स क्राउन प्रिंस, ओके। उसके बाद है मनरादियर जो किंग को एडवाइस करता है। अमात्या जो ट्रेजरर होता है, जिसको खजांची कहते हैं। दूत जो एम्बेसडर होता है। महासामंत, इसको कमांडर इन चीफ बोला जाता है। वेलिर, ये नोबल या एरिस्टोक्रेट्स हैं। और दूसरे हैं न्यायाकारास, ये जजेस हैं जो कि न्याय करते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। सो ये कुछ की ऑफिशियल्स थे इनके एम्पायर के अंदर, ओके। अब हम बात करते हैं टेम्पल्स की। ये देखो, ये टेम्पल है मदुरई के अंदर, ओके। सो इतना अच्छा और ब्यूटीफुल टेम्पल है। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप नेट पे मदुरई सिटी डालना और उसकी इमेजेस देखना। आपको दिखेगा मदुरई सिटी के अंदर एक पूरा जो सिटी है उसके अंदर इतने सारे टेम्पल्स बने हुए हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं ये, और इसके ऊपर आप देखो इस तरीके से गॉड्स की इमेजेस बनी हुई होती हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये, और कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, इस तरीके से, ठीक है। और ये भी एग्जाम्पल है साउथ इंडिया के टेम्पल का, ओके। एंड इसके अलावा ये वाली इमेज देखो, कितना बड़ा टेम्पल है और कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है। ये सारे जो टेम्पल्स हैं ये इन जो संगम पीरियड है इसके अंदर बने थे और इसके बाद वाले पीरियड के अंदर बने थे। सो ये हमने इन तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। इससे ज़्यादा आपको इन तीनों डायनेस्टीज़ के अंदर नहीं पढ़ना। अगर क्वेश्चन आता है तो आई थिंक जितना मैंने पढ़ाया है ये आपके लिए इनफ होगा। पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।